Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lecture में हमने Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा था. अभी करते हैं बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू Companies Act 2013. फॉर्मेट देखते हैं क्या है बैलेंस शीट का. अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको कंपनीज एक्ट 2013 के पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, राइट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. अच्छा, फॉर्मेट स्टार्ट करने से पहले एक बार बात करते हैं कि ओल्ड फॉर्मेट क्या था बैलेंस शीट का. बहुत सिंपल तरीके से बता देती हूँ. बैलेंस शीट का जो ओल्ड फॉर्मेट था उसमें हम इस साइड लायबिलिटीज लिखते थे, ठीक है, और यहाँ पर लिखते थे एसेट्स, है ना. लायबिलिटीज को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. एक होता था कैपिटल और दूसरा होता था आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसको मैं भी लायबिलिटीज लिख लेती हूँ, ठीक है. और यहाँ पर सारे असेट्स आते थे, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, ठीक है. अच्छा, दोनों का टोटल मैच करता था. लायबिलिटीज एंड असेट साइड का बैलेंस जो भी टोटल होता था वो मैच करता था हमेशा. और इसी से ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती थी. अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स, ठीक है. इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पर हम नए वाले फॉर्मेट को भी करेंगे. बस कैपिटल की जगह हम क्या लिख लेंगे? इक्विटी, ठीक है. इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स, राइट. चलिए, इक्विटी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लायबिलिटीज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और एसेट्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इक्विटी को जो टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो क्या होंगे? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है. दूसरा पार्ट होगा, यहां लिख लेती हूं इसको, दूसरा पार्ट होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है. सिंपली बता देती हूं भी क्या है ये. लायबिलिटीज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो क्या होंगी? नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज, ठीक है. इसी तरह से एसेट्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक होगी नॉन करेंट एसेट्स और एक होगी करेंट एसेट्स, ठीक. इन्हीं के डिफरेंट, ये जो हेड्स हैं इन्हीं के डिफरेंट डिफरेंट सब हेड्स होंगे, ठीक. और इसी से बन जाएगी आपकी नई वाली बैलेंस शीट, ठीक है. बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू 2000 कंपनीज एक्ट 2013, राइट. अब पढ़ते हैं हमारा फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का. सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम, जो भी नाम होगा कंपनी का वो आएगा. बैलेंस शीट एज एट, फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, ठीक है. 31 मार्च 2033 को हमारी बैलेंस शीट क्या है, ठीक है. सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में हम यहाँ जो भी पर्टिकुलर होंगे वो लिखेंगे. फिर आएगा नोट नंबर. अब ये नोट नंबर क्या है? देखिए, ये वाली जो बैलेंस शीट है इसको बहुत ही नीट एंड क्लियर रखा गया है. इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट रखा गया है. इस फॉर्मेट को ही आपको फॉलो करना है. अब फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल है. शेयर कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी. इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर होगा, इशूड, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप, कॉल्ड अप, बहुत सारी चीज़ें होंगी. पर बैलेंस शीट में क्या दिखेगा? बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल दिखेगा. यहाँ जो फिगर आएगी वो सिर्फ एक फिगर आएगी जो क्या होगी? शेयर कैपिटल. बाकी की जो भी डिटेल होगी उसको हम नोट में लिखेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी. बात समझ में आई? फिर है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड. इसका मतलब इस ईयर की, कौन सा ईयर है
ये वाला जो भी फाइनेंशियल ईयर है इसके 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक है, तो फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर की फिगर्स यहाँ आएंगी और प्रीवियस ईयर की फिगर्स यहाँ आएंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर की फिगर यहाँ आएंगी, जिससे कि साथ के साथ कंपैरिजन भी होता जाए। आपके एग्जाम पर्पस के लिए आप सिंपली ये समझिए आपको करंट रिपोर्टिंग पीरियड की ही फिगर्स लिखनी होंगी। ठीक है, पर अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर की फिगर भी मिलेंगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अपनी एक इक्वेशन एक बार और देख लेते हैं, क्या थी? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू असेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विटी पार्ट को कवर करते हैं। क्या इसके दो क्या पार्ट थे? शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या है ये दोनों देखिए यहां पर ये आगे है। शेयर होल्डर्स फंड पहला इक्विटी का पार्ट और दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सबसे पहले करते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड नाम से समझ में आ रहा होगा आपके, शेयर होल्डर का फंड। ठीक है, वो फंड जो शेयर होल्डर्स का है। किसी कंपनी में शेयर होल्डर का क्या क्या पैसा है, कौन कौन सा फंड है, क्या होता है वो फंड? एक तो सबसे पहला अधिकार होता है शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल पर। ठीक है, शेयर कैपिटल तो उन्हीं का ही पैसा है, राइट। फिर होता है कंपनी के प्रॉफिट्स पर, कंपनी के रिजर्व्स पर। ठीक है, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। बाद में ये जो पॉइंट है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको भी मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को क्लियर करते हैं। अच्छा, डिटेल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है नीचे, ये देखिए। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जो फर्स्ट हेडिंग है वो है आपकी शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपका क्या क्या आएगा? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बाद में जो हम पहले शेयर कैपिटल को डिवाइड करते थे, ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल, उसी तरह से वही सेम फॉर्मेट रहेगा, उसी तरह से हम शेयर कैपिटल को डिवाइड करके लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। तो जितने भी कंपनी के पास रिजर्व हैं वो सब किस हेडिंग में आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में फॉर एग्जांपल कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और कोई भी तरीके का रिजर्व है तो वो भी। सरप्लस क्या होता है? करंट जो फाइनेंशियल ईयर है उसका नेट प्रॉफिट किस में आ जाएगा? सरप्लस में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी नेट प्रॉफिट आया होगा, जो भी बैलेंस होगा, वो कहां आ जाएगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, जो भी होगा वो कहां जाएगा? सरप्लस में। ठीक है, नेट प्रॉफिट है प्लस कर देंगे, नेट लॉस है तो माइनस कर देंगे, राइट। तो आगे आपका ये किस हेडिंग में? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है इसके बाद। एक और पॉइंट है, ये है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इन दोनों की डिटेल भी देख लेते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स मींस जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो एक शेयर सर्टिफिकेट देती है। अब आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, अदरवाइज एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? उस सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि ये जो होल्डर है, कोई भी पर्सन है, वो उसके पास उस कंपनी के इतने शेयर्स हैं। ठीक है, पर शेयर वारंट्स भी एक चीज होती है। शेयर वारंट्स क्या होता है? शेयर वारंट जब भी कंपनी इशू करती है तो होल्डर को एक पावर दे देती है, एक राइट दे देती है शेयर वारंट के थ्रू कंपनी शेयर होल्डर को। क्या राइट देती है शेयर होल्डर को कंपनी? कि वो जब भी चाहे एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर कंपनी के शेयर को परचेज कर सकता है। बात समझ में आई? मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के शेयर वारंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास एक पावर है कि आप स्पेसिफिक प्राइस पर और स्पेसिफिक डेट पर उस कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप करें, बट द होल्डर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू सो। वो आप जरूरी नहीं आप करें ही करें, पर आपके पास ये पावर है। तो शेयर वारंट्स के अगेंस्ट जो भी कंपनी ने मनी रिसीव की है उसको भी हम शेयर होल्डर्स फंड में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो दूसरा पार्ट था इक्विटी का। ये क्या है? आप शेयर
इशू करने का प्रोसीजर आपको पता होगा। शेयर जब भी कंपनी इशू करती है तो आपसे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में, फिर कुछ पैसा मांगती है अलॉटमेंट में, फिर मांगती है फर्स्ट कॉल में, है ना। ज़्यादा हुआ तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लीजिए एप्लीकेशन में कंपनी ने पैसा मांगा, कंपनी इशू कर रही है 100,000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो कंपनी ने कहा एप्लीकेशन में 2 रुपये दे दो, अलॉटमेंट में 3 रुपये दे दो, फर्स्ट कॉल पर 2.5 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 2.5 रुपये, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। कंपनी ने कितने शेयर इशू करने के लिए निकाले? 1000, पर एप्लीकेशन हो सकता है ज़्यादा की आई हो सकता है कम की आई हो। तो इस एग्जाम्पल में हम शेयर एप्लीकेशन को मान लेते हैं कि ज़्यादा की एप्लीकेशन आई। तो फॉर एग्जाम्पल 5000 की एप्लीकेशन, 5000 एप्लीकेशंस आई, ठीक है, शेयर परचेज करने के लिए लोगों की। तो 5000 में से कंपनी शेयर इशू कितने कर सकती है? कंपनी तो सिर्फ 1000 शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। तो 1000 शेयर के लिए कंपनी के पास अगर एप्लीकेशन का अमाउंट इनटू कर दें तो कितना पैसा आ गया होगा कंपनी के पास? 2000 रुपीज, ठीक है। बाकी के जो 4000 शेयर की एप्लीकेशन आई है उसको कंपनी को रिजेक्ट करना पड़ेगा और उन शेयर होल्डर्स को, या शेयर होल्डर नहीं है, उन लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर परचेज करने के लिए, उन लोगों को ये 8000 रुपीज रिफंड करने पड़ेंगे। ये क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। और इन वाले शेयर होल्डर्स को हम कंपनी शेयर अलॉट कर देगी। ये जो 2000 रुपीज हैं ये शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई, पर ये क्या मीनिंग है इसका कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट? होता क्या है, कंपनी कभी कभी शेयर इशू करने के लिए तो निकाल देती है, पर 31 मार्च तक जो भी ईयर है, ये वाला ईयर मान लेते हैं, जो भी अपन ने एग्जांपल लिया था 2023 है मान लीजिए, 31 मार्च 2023 तक शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गई पर अलॉटमेंट तक हम नहीं पहुंच पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट होना था 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल तो नहीं आई है, फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पर एंड हो गया। तो ये मनी से आपको रिसीव हुई है, कंपनी को रिसीव हुई है, पर अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। इस केस में कंपनी क्या करेगी? इसको शेयर कैपिटल तो नहीं दिखा सकती है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल का पार्ट तो नहीं दिखा सकती है 2000 रुपीज को, क्योंकि शेयर अलॉट भी हुए नहीं है। तो इस पैसे को कहां दिखाया जाएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि अब ये किसका हिस्सा है? ये शेयर होल्डर्स फंड का ही हिस्सा है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये 8000 रुपीज कहाँ आएंगे? ये 8000 रुपीज कंपनी को वापस करने हैं। ये भी लायबिलिटी क्रिएट हो गई और ये जल्दी से जल्दी वापस करना होगा पैसा, तो ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो ये कहाँ आएगी? ये आ जाएगा आपका अदर, ये मैं अभी बाद में बताऊंगी हेडिंग कहाँ आएगी, ये आपका आ जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज वाले हेड में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, अभी हम बाद में देखेंगे ये कहाँ आ रहा है। ये अदर करंट लायबिलिटी वाली जब हेडिंग को पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि ये वाला अमाउंट वहां पर जाएगा, वहां जाकर रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ? 1000 जो शेयर एप्लीकेशन आई थी उसका एप्लीकेशन अमाउंट हमने इनटू किया, ये 2000 रुपीज शेयर कैपिटल का पार्ट बन गया, और ये जो 8000 रुपीज है ये रिफंड करने पड़ेंगे, तो ये अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब करते हैं, ये तो इक्विटी हो गया हमारा क्लियर। अब आता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? 2 पार्ट्स क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, अच्छा नॉन करंट मीनिंग, नॉन करंट मतलब है जिसका पेमेंट हमको 12 महीने के बाद करना है, 1 साल के बाद करना है, ठीक है। और जिसका हमको पेमेंट 1 साल से पहले करना है, जो लायबिलिटीज हमको 1 साल से पहले चुकानी पड़ेगी या मीट आउट करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो इस सिंपल पहले डिफरेंस समझ लो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का। अब देखते हैं इसमें डिफरेंट इसके सब हेडिंग्स क्या क्या है। सब हेडिंग्स फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वो बोरोइंग्स, वो पैसा जो हमने उधार लिया है 1 साल से ज्यादा के लिए,
वो क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। डिटेल अभी बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, इसको भी डिस्कस करते हैं। फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, तो इन चारों को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, डिटेल्स में आ जाते हैं। फर्स्ट है, यहां पर है, फर्स्ट है आपका ये रहा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स वो पैसा जो हमने 12 महीने से ज्यादा के लिए उधार लिया है। 12 महीने से ज्यादा के लिए जो हमने पैसा उधार लिया, वो किस किस थ्रू कर सकते हैं, किस किस जरिए से कर सकते हैं। हमने डिवेंचर इशू कर दिए, बॉन्ड इशू कर दिए, या फिर हमने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया बैंक से या किसी इंस्टीट्यूशन से, है ना, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, या फिर और किसी तरह का लोन या एडवांस ले लिया 12 महीने से ज्यादा के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए। क्लियर है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले हेड में। क्लियर, चलिए अब आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। वैसे आपके कोर्स में भी आएगा नहीं, पर ये है क्या, ये आप समझ लीजिए। देखिए, जब भी कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है तो कंपनी क्या फॉलो करेगी, कॉर्पोरेट रूल को फॉलो करेगी, कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करेगी। ठीक है, और जब भी कंपनी इनकम टैक्स को पे करने जाती है तो उसको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। वो क्या होता है, वो किसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 तरह की इनकम आती है कंपनी के पास, क्योंकि इनकम टैक्स हम किस पर देते हैं, इनकम पर। तो 2 तरह की इनकम आती हैं। एक तो आती है जो कंपनी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग बना रही है, ठीक है, कॉर्पोरेट रूल्स के अकॉर्डिंग बना रही है, और एक इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। तो 2 इनकम आएंगी अलग अलग। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट रूल के अकॉर्डिंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इनकम, और जो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग आएगी उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। ठीक है, एक्चुअली जो टैक्स पे किया जाता है वो किया जाता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटिंग इनकम आई है 100 और टैक्सेबल इनकम आई है कुछ कम, मान लीजिए 80। अब 30% अगर टैक्स दे रही है कंपनी, तो 100 का 30% 30 रुपीज, 80 का 30 24। इसका मतलब एक्चुअली इनकम ज्यादा थी, पर टैक्स हमने, एक्चुअली इनकम 100 थी पर टैक्स हमने 80 पर दिया। मींस टैक्स बन रहा था 30 का, पर हमने दिया 24। अच्छा, ये हमको फ्यूचर में जाकर कहीं ना कहीं ये बैलेंस होता है, एडजस्ट होता है, यहाँ कहीं फायदा और नुकसान है ही नहीं, ये हमको फ्यूचर में जाकर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती है और डेफर्ड टैक्स असेट्स कब बनती है। अब यहाँ सिंपल समझिए, आपने देना बनता था 30 रुपीज का टैक्स, पर आपने दिया कितने का, 24 का, तो 6 रुपीज का टैक्स आपने कम पे किया। तो कम पे किया, ये इसका मतलब ये आपको फ्यूचर में कहीं पे करना पड़ेगा। डेफर्ड मीन्स पोस्टपोन करना, तो मतलब आपने ये जो 6 रुपीज है ये फ्यूचर में पोस्टपोन कर दिए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये क्या बन गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ऑपोजिट देखते हैं इसको रिवर्स कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम थी, यहां नीचे बता देती हूं, यहां साइड से बता देती हूं। मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम थी 100, अकाउंटिंग इनकम थी 80। यहां पर आपको टैक्स बनता था 24, पर आपने दिया कितना, 30। इसका मतलब आपने 6 रुपीज ज्यादा दे दिए। अब ये क्या बन गया, डेफर्ड टैक्स असेट्स। ठीक है, तो सिंपली अगर आपको ये रूल की तरह से समझना है तो ये समझ लीजिए, जब भी आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी, टैक्सेबल इनकम कम होगी, तब आपकी बनेगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो लायबिलिटी बन गई। और अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो आपका क्या बन गया, डेफर्ड टैक्स असेट्स।
क्लियर है, बात समझ में आई। डेफर्ड टैक्स असेट्स कहाँ आएगा, डेफर्ड टैक्स असेट्स आएगा, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये आएगा आपका असेट साइड में, ठीक है, ये अभी बाद में आएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपका आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड पेबल्स मींस आपके क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कौन से वाले क्रेडिटर्स, कौन से वाले बिल्स पेबल, वो जिनका पेमेंट हमको 12 महीने के बाद करना है, 1 साल के बाद करना है। ये जो लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड पेबल्स हैं वो आएंगे आपके अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर भी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आएगा, और कोई भी अगर ऐसी लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट हमको 12 महीने के बाद करना है, वो भी आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं, वो प्रोविजंस जिनकी लाइबिलिटी हमको 12 महीने के बाद में पे करनी है, या जो लाइबिलिटी 12 महीने के बाद में रेज होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये मेनली ये प्रोविजंस वो होते हैं जो एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो मेनली इस तरीके के जो भी प्रोविजन होंगे जो लॉन्ग टर्म है, एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए हैं, वो प्रोविजन कहाँ आएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, ठीक है। चलिए अब आते हैं करंट लायबिलिटीज पर। यहां तक हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, अब करते हैं करंट लायबिलिटीज। अच्छा, ये चारों हेडिंग मैच कर रही हैं, सिर्फ ये बी वाला है ये डिफरेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह क्या आ गया है, ट्रेड पेबल, बाकी सेम है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो एक बार करंट लायबिलिटी को भी देख लेते हैं, ये चारों सबहेड्स में क्या क्या डिटेल है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन सी बोरोइंग, वो पैसा उधार जो हमने 12 महीने से कम के लिए उधार लिया है, वो पैसा जो हमने 12 महीने से कम के लिए उधार लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, कोई ऐसा लोन लिया जिसको हमें डिमांड होने पर वापस करना है, रीपे करना है, तो ऐसे लोन को हम कहाँ रखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट फ्रॉम बैंक, इसको भी हम कहाँ रखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज रीपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, ऐसा कोई लोन जो हमको 12 महीने के अंदर अंदर रीपे करना है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, किसी भी अदर पार्टी से लिया है, कोई ऐसा लोन जो 1 साल से के अंदर अंदर रीपे करना है, उसको भी हम कहाँ रखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, और कोई किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस हमने लिया है तो वो भी किस में आ जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में भी आपको बता चुकी हूं, ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। यूजुअली आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज वाले में ही आएंगे, पर अगर आपको अलग से मेंशन करके लिखा है ये लॉन्ग टर्म वाले क्रेडिटर्स हैं या लॉन्ग टर्म वाले बिल्स पेबल हैं, तब ये कहाँ आ जाएंगे, तब ये आ जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में यहां आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में अगर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लॉन्ग टर्म में है, उनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है, तब आ जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। अदरवाइज क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ आएंगे, ट्रेड पेबल्स में, करंट लायबिलिटीज में। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट है आपका अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में आपका आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, अभी आपने सर्विस नहीं दी है जिसकी, तो आपके लिए तो लायबिलिटीज है। इंटरेस्ट अक्रूड है, वो भी आपकी अदर करंट लायबिलिटी में आएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक। शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, ये वाला जो पैसा था 8,000 रुपीज, जो वो एप्लीकेशन मनी जो हमको रिफंड करनी है, जो कंपनी को रिफंड करनी है, वो कहाँ आएगी, वो आएगी आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। क्या बोल के आएगी, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल है जो कि, ठीक है।
नेक्स्ट है अदर पेबल्स, और कोई भी ऐसा शॉर्ट टर्म आपकी लायबिलिटी है जो आपको विद इन 1 ईयर रीपे करनी है, तो वो भी कहाँ जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटीज में, राइट। फिर आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये तो थे आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ रहे थे या नॉन करेंट लाइबिलिटी में आ रहे थे। वो कौन से थे प्रोविजन, मेनली प्रोविजन जो एम्प्लॉइज बेनिफिट से रिलेटेड थे, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बाकी के जो भी प्रोविजंस होंगे ना, वो मेनली आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। तो ये सारे प्रोविजन किस में आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बात समझ में आई। ये आपका लायबिलिटीज पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। ये वाला आपका पार्ट क्लियर हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं असेट्स। यहां तक क्लियर हो गया आपका। इक्विटी में 2 पार्ट आ गए, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। लायबिलिटीज के 2 पार्ट आ गए, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। अब करते हैं असेट्स पार्ट। असेट्स पार्ट में क्या होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, नॉन करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, नॉन करेंट असेट्स एंड करेंट असेट्स। तो सबसे पहले करते हैं नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स क्या होती है, नॉन करेंट असेट्स मींस वो असेट जो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देगी, ठीक है। करंट असेट्स कौन सी है, जो आपको 1 साल से कम के लिए बेनिफिट देगी या जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा, ऐसी असेट होती है करंट असेट, ठीक है। सबसे पहले करते हैं नॉन करंट असेट। तो नॉन करंट असेट में सबसे पहले आता है आपका फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को हमने यहाँ नया नाम दे दिया है, या कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया नामकरण हो गया है। वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, क्लियर है। तो सिंपली टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट, इसके भी सब हेड दिए हुए हैं आपको। क्या है, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट आपको पता होगा, टेंजिबल असेट कौन सी होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, ऐसी कोई भी असेट जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो क्या है, टेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट कौन सी असेट है, जो असेट तो है जिसमें ह्यूज अमाउंट तो एक्सपेंडिचर हुआ है, पर उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, वो क्या है, इंटेंजिबल असेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ठीक है, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल असेट हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। मान लीजिए आप एक मशीन बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, मशीन बनी नहीं है, वो धीरे धीरे बन रही है। आपने एक बार 10 लाख रुपए दे दिए उस मशीन को बनाने के लिए, बहुत बड़ी मशीन बन रही है, बहुत ह्यूज अमाउंट उसमें खर्च हो रहा है, तो आपने एक बार 10 लाख रुपए दे दिए, फिर आपने एक बार 10 लाख रुपए दे दिए, फिर आपने एक बार और 10 लाख रुपए दे दिए सेम फाइनेंशियल ईयर में, पर अभी तक वो मशीन कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप इस मशीन को, ये जो आपने 30 लाख खर्च कर दिए इस मशीन के ऊपर, ये मशीन तो भी पूरी बनी नहीं है, आप इसे किस कैटेगरी में रखोगे। तो पहले हम क्या करते थे, इसको हम मशीन की ही कैटेगरी में रख देते थे, पहले हम इसको फिक्स असेट ही मान लेते थे। पर अभी इस फॉर्मेट में क्या किया गया है, इस टाइप की असेट जो भी कंप्लीट नहीं बनी है, कोई मशीन है, कोई बिल्डिंग है, कोई और किसी तरीके की ऐसी फिक्स असेट है जो भी बनने के प्रोसेस में है, उसको हम किस में रखेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाली कैटेगरी में। और यहां पर हम मशीन लिखकर इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 30 लाख, पर इसको हम टेंजिबल असेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी ये मशीन कंप्लीट नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से इंटेंजिबल असेट भी, मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, अब आपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक बार 10 लाख दे दिए, फिर आपने 5 लाख दे दिए, फिर आपने 20 लाख दे दिए, फिर भी ये सॉफ्टवेयर अभी पूरा नहीं बना है। अब आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे, इंटेंजिबल असेट की में नहीं, आप इसको रखोगे इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में। बात समझ में आई। तो ये आपका क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स वाला हेड क्लियर है। अब आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक।
चारों पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एक बार डिटेल देखेंगे क्या क्या है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, चलिए चारों को एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है ये तो आपका भी क्लियर हो ही गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट। अब आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मींस क्या? अच्छा, इन्वेस्टमेंट आप कब करते हो? जब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इसी तरह से कंपनी के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, कंपनी उससे क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती रहती है। वो इन्वेस्टमेंट 1 साल के भी हो सकते हैं। 1 साल के मतलब कि हो सकता है कंपनी का क्या इंटेंशन रहा हो कि हम इसको 1 साल के अंदर अंदर इस इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे और इससे पैसा ले लेंगे। और हो सकता है कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हो। ठीक है, दोनों तरह से हो सकते हैं। तो जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट किया है, उसको हम रखेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में। और जो 1 साल से कम के लिए किया है उसको हम रखेंगे यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो इसको करंट इन्वेस्टमेंट को भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन क्या करते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, किसी कंपनी के इक्विटी परचेज कर लिया, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रस्ट सिक्योरिटी हमने परचेज कर ली कंपनी ने। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड, किसी कंपनी के डिवेंचर या बॉन्ड परचेज कर लिए, म्यूचुअल फंड परचेज कर लिया। ठीक है, या और कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो क्या पहचान क्या है इन सब की? जब ये 1 साल से ज्यादा के लिए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वाली हेडिंग में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अभी मैं बता चुकी हूं। सिंपल समझ लीजिए, जब अकाउंटिंग इनकम कम है और टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तब क्या क्रिएट हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स असेट्स। क्लियर है? फिर आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? वो लोन या वो एडवांस जो कंपनी ने किसी को, मान लीजिए लोन दिया है या कंपनी ने किसी को एडवांस दिया है, पर वो 1 साल से ज्यादा के लिए दिया है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, पर अगर 1 साल से ज्यादा के लिए दिया है तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। एग्जाम्पल क्या है इसका? कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस मेनली कंपनी फिक्स असेट को लेने के लिए देती है, फिक्स असेट को प्रोक्योर करने के लिए देती है। धीरे धीरे करके कंपनी पैसे देती जाती है और एक टाइम में उसको फिक्स असेट मिल जाती है। तो इस टाइप के एडवांस को क्या बोलते हैं? कैपिटल एडवांस। तो किसका पार्ट हो गया? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का। ठीक है, इसी तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर कंपनी ने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखा है जो 1 साल से ज्यादा के लिए है तो वो भी किसका पार्ट है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का। और इस तरह का कोई भी लोन या एडवांस कंपनी ने किसी पार्टी को दिया है, किसी और इंस्टीट्यूशन को दिया है, किसी को भी दिया है, इस तरह का लोन या एडवांस जो 12 महीने से ज्यादा के लिए है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में। क्लियर है? लास्ट रहता है आपका अदर नॉन करेंट असेट। अदर नॉन करेंट असेट में आपका आएगा लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है? आपके डेटर्स और आता है आपका बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, बीआर। पर ये कौन से वाले डेटर और बीआर हैं? ये वो वाले डेटर और बीआर हैं जो आपको 1 साल के बाद में पेमेंट करेंगे। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करेंगे तो ये करंट असेट का पार्ट हो गए। पर अगर ज्यादा टाइम में पेमेंट करेंगे, 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, तो ये हो गया आपका, आएगा अदर नॉन करेंट असेट में, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल वाली हेडिंग में। क्लियर है? बाकी रहता है आपका फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट में आपके आ जाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। फिक्टिशियस असेट्स में आपके आ जाते हैं स्टार्टिंग में आपने जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, फिक्टिशियस असेट। अदर और कोई भी ऐसा आपकी नॉन करंट असेट है तो वो भी किस में आ जाएगी? अदर नॉन करंट असेट में। क्लियर है? अब आता है करंट असेट। करंट असेट्स के एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या इसकी सब हेडिंग्स हैं। फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, फिर है इन्वेंट्रीज, फिर है ट्रेड रिसीवेबल्स, फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लास्ट है अदर करंट असेट्स। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है ये। फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट असेट्स में फर्स्ट
हेडिंग क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा एक बार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जितने भी जो भी तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी छोड़ के, क्योंकि प्रॉपर्टी में मेनली कोई भी कंपनी या कोई पर्सन भी 1 साल से तो ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करता है। बाकी ये जो जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जो भी ये हैं, ये 1 साल से ज्यादा के लिए हैं तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, और 1 साल से कम के लिए हैं तो किस में आ जाएंगे? करंट इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है? एक बार पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, और भी किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपका आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट वाली हेडिंग में। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। किस किस चीज का? 4 को समझ लेते हैं पहले। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड का। अब ये क्या क्या है? मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, या कह सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कराया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि ये इन्वेंट्रीज बनती कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल एक बार और शॉर्ट में समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम पेन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो पेन प्रोड्यूस करने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? इंक, प्लास्टिक, अगर वो खुद बना रही है प्लास्टिक के कवर, तो है ना, पेन का जो कवर है वो खुद बना रही है कंपनी, तो इंक और प्लास्टिक उसके लिए क्या है? फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल में ले लेते हैं, इंक और प्लास्टिक उसके लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? अब उसने कवर बना लिए, है ना, पेन का कवर बन गया, रिफिल भी तैयार हो गई, ये क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। पर असेंबल होके पेन नहीं बना है, अब असेंबल कर दिया, सब कुछ तैयार हो गया तो ये पेन बन गया। ठीक, इंक और प्लास्टिक का जो भी स्टॉक होगा वो किस कैटेगरी में आएगा? रॉ मटेरियल में। ये जो चीजें बनी रखी हुई हैं, कवर है, रीफिल है, स्टिकर है, ये जो चीजें बने रखी हैं वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। पेन जो बने बनाए हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक पेन बने बनाए, फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस में आएगा? फिनिश गुड्स वाली कैटेगरी में आएगा। एक लास्ट और है स्टॉक इन ट्रेड। अब पेन तो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, पर कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट हो सकता है जो कंपनी बना बनाया परचेज करती है और सीधे सीधे बेच देती है। फॉर एग्जांपल मार्कर, कंपनी मार्कर परचेज करती है और सीधे बेच देती है, उसमें और कुछ नहीं करती, तो इस मार्कर को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड वाली कैटेगरी में। बात समझ में आई? तो इन सभी के क्लोजिंग स्टॉक को हम किस में लिखेंगे? इन्वेंट्री में। क्लियर है? अच्छा, स्टोर्स एंड स्पेयर, ऑयल एंड ग्रीस, लूज टूल्स, इन सबको भी हम इन्वेंट्रीज में ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आपको स्टोर, स्पेयर, ऑयल एंड ग्रीस, लूज टूल्स ये चीजें भी दी हो तो आप उनको भी इन्वेंट्रीज में लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पहले तो ये समझ लीजिए आता क्या क्या है? डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। पर कौन से वाले डेटर और बिल्स रिसीवेबल है? ये वो वाले डेटर और बिल्स रिसीवेबल्स हैं जिनका पेमेंट हमको 12 महीने के पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, जिनका पेमेंट हमको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगा। तो ये किस में आएगा? करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल्स वाली हेडिंग में आएगा। क्लियर है? अगर ये आपके लॉन्ग टर्म है जो आपको 1 साल के बाद पेमेंट करेंगे, ध्यान आया, तो ये कहां पर आएगा? तब ये आ जाएगा आपका ये वाली हेडिंग में, नॉन करंट असेट में, अदर नॉन करंट असेट में, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स में। क्लियर है? और अगर ये शॉर्ट टर्म है, यूजुअली ये शॉर्ट टर्म ही होते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इनको पेमेंट करना होता है, तो ये हम इनको कहां लिखेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स में। ठीक है, करंट असेट में, ट्रेड रिसीवेबल्स में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, कोई चेक है या ड्राफ्ट है वो भी किस में आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। राइट, नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कोई ऐसा लोन या एडवांस जो कंपनी ने किसी को दिया है 12 महीने से कम के लिए। ठीक है, कोई ऐसा एडवांस या लोन जो कंपनी ने किसी पार्टी को या किसी इंस्टीट्यूशन को ऐसा लोन दिया है जो 12 महीने से कम के लिए दिया है, तो वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में। क्लियर? नेक्स्ट है अदर करंट असेट। अदर करंट असेट में आपके बाकी के चीजें आ जाएंगी, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, डिविडेंड रिसीवेबल्स है, एडवांस टैक्सेस हैं, और भी किसी तरीके की अदर अगर करंट असेट बची हुई है
जिसका पेमेंट हमको 12 महीने के पहले पहले मिल जाएगा या बेनिफिट हमको 12 महीने के पहले मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अदर करेंट असेट। ठीक है, चलिए ये हो गई आपकी असेट साइड। क्लियर है? एक बार और देख लेते हैं। ये यहां पर आ गए आपके नॉन करेंट असेट, जिसमें आपने किया पीपीई एंड इंटेंजिबल असेट, फिर किया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, और लास्ट था आपका नॉन करेंट असेट का पार्ट अदर नॉन करेंट असेट। ठीक है, करेंट असेट में क्या क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट। आपकी करंट आपकी असेट साइड का और पीछे जो हमने लायबिलिटी साइड की है उसका टोटल मैच करना चाहिए, तभी क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, चलिए आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।